उन्होंने जब इस बात को सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए कि हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर की बेइज्जती की जा रही है। उन्होंने रात में जाकर के अपने खेत को गिरवी रख दिया सामंतवादियों को और उनसे वो तागा जो है ले लिया और तागा लेकर के जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं और बाबा साहब को रिसीव करते हैं और लेकर जब जाते रहते हैं तो नौसिखिए होते हैं। उनका बाबा ने सामने कहा कि जल्दी करो, देर हो रही है। उन्होंने जब तागे पर चाबुक मारी तो तागा पहाड़ी से टकरा गया और बाबा साहब जमीन पर गिर गए। उनको चोट आ गई। तब बाबा साहब ने जोर से कहा, तुम लोगों ने क्या किया? मैंने तो सपना सोचा था अगर आज मेरी मृत्यु हो जाती तो मेरे इस दलित समाज का क्या होता, मैं इसको हक नहीं दिला पाता। वो रोने लगे। तब उन दोनों बच्चों की आंखों में आंसू आ गया। कहा, बाबा साहब मेरा ये मूल मंतव्य नहीं था। बोले फिर क्या था? बोले इस तरह की साजिश रची जा रही थी तो हम लोगों को गवारा नहीं हुआ कि मेरे बाबा भीमराव अम्बेडकर पैदा लाए, इसलिए मैंने अपने खेत को बेच करके जो है आपके लिए तांगा दिया। तब बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा, अब कोई दुनिया में ताकत ही नहीं है जो हमारे समाज को आगे जाने से रोक सके। जब हमारे बच्चों के अंदर ये भावना आ गई तब हमें कोई आगे जाने से रोक नहीं सकता है। उन्होंने उनको गले से लगाया और रोने लगे और जाकर के वहां पर महारों को न्याय दिलाया। तो मेरे साथियों को छोटी सी बात है, तमाम तरह के संघर्ष करते रहे बाबा साहब और मूल रूप से जब उनको संविधान सभा में जाना हुआ तो इन्हीं मनुवादी ताकतों ने जो है महाराष्ट्र की धरती से उन्हें चुनाव हरा दिया। बाबा साहब संसद की सीढ़ियों पर रोते रहे और उन्होंने रोते रोते उनकी आंखों से जब आंसू छलका तो एक मुस्लिम सांसद जो इस समय बांग्लादेश बना हुआ है वहां से वो नीचे उतर रहा था। उसने कहा, बाबा साहब क्यों रो रहे हैं? तो बोले कि मैं चुनाव हरा दिया गया हूँ, संविधान सभा में नहीं जा पाऊंगा, मैं आप सबके लिए, अपने दलित समाज के लिए कहां से लड़ाई लड़ूंगा। तब उन्होंने तुरंत अपना त्याग पत्र दिया और अपनी सीट से ले जाकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जो है चुनाव जिताया। और चुनाव जिता करके जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में पहुंचते हैं वो शिक्षा की ताकत थी बाबा भीमराव अम्बेडकर के अंदर। आज तक तो कोई माई का लाल इतनी बड़ी शिक्षा ले सका है, इतना विद्वान बन सका है। उस विद्वता के बलकर मनवादियों ने उनको इस तरह नहीं रखा, उनके पास इतना विद्वता थी, इतने विद्वान थे। उन्होंने संविधान सभा का निर्माण किया और संविधान सभा के शिल्पी बने जिसके तहत जो है हम आप जो है आज अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन वो अधिकार हमें कब मिलेंगे? जब हम जागरूक होंगे। हमें समय समय पर चुनाव का वक्त आता है, दो ही ताकत आपके पास है, शिक्षा और वोट। याद रखिएगा बहनों, मैं आपको समझा के जा रहा हूँ, कोई समझाने नहीं आएगा। यही तो ताकत आपको है जो आपके बच्चों को, आपके समाज को आपको अपना हक दिला सकती है, आपको अपना अधिकार दिला सकती है। आप इस देश के राजा थे, आप प्रजा बन गए। अगर इन दोनों बातों पर आपने अनुसरण किया तो आप फिर राजा बन जाएंगे। कोई माई का लाल आपको राजा बनने से रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर चुनाव के वक्त रात में, मैं कहना चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा, अगर आप 25 के पौवा में बिके और मांस में बिके तो इन बच्चों का भविष्य जो दिख जाएगा। याद रखिएगा, इन बच्चों का भविष्य दिख जाएगा, ये कहीं के नहीं रह जाएंगे। आज देखिए, छोटा सी बात आई थी यूजीसी की, इन्होंने आपके लिए यूजीसी नहीं लाया। ये झुंझुना बजाते हैं, ये आपको फंसाना चाहते थे, वो दिखाना चाहते थे, आपको अपनी तरफ करना चाहते थे। एक छोटा सा बिल इन्होंने पेश किया और मनवादी सामंतवादी ताकतों की जो है रोक पे खड़े हो गए। वो रोड पर आ गए, इसलिए रोड पर आ गए कि आपको आपका हक मिल जाता, आपको अपना शिक्षा का अधिकार मिल जाता। मेरी माँ बहनें बैठी हैं, एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं विदा हो जाऊंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने कभी सोचा कि आपकी समाज की बहनों ने, आपके समाज के भाइयों ने कितनी बड़ी कुर्बानी आपके लिए दी है जो आज आप इस तरह बैठी हुई हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। आदिकाल में, मध्यकालीन इतिहास के आगे जाइए, केरल के अंदर एक धरती है त्रावणकोर। वहाँ के सामंतवादी राजा ने, जानते हैं कितनी यात्रा यहाँ पर झेली है। आज आप उस बहन का शुक्रिया अदा कीजिए, धन्यवाद कीजिए जिसने आपको पूरे कपड़े पहनने का अधिकार दिला दिया। उसका नाम था नागेरी। तमाम बहनें नहीं जानती होंगी, वो मेरी आदिवासी बहन थी जिसका नाम था नागेरी और त्रावणकोर में रहती थी। उस जमाने में वहाँ के सामंतवादी राजा ने कहा था कि अगर दलित की लड़कियां कपड़ा पहनेगी तो उन्हें कर देना पड़ेगा। कर जानती है, टैक्स देना पड़ेगा। और सामंतवादी राजा ने जो है आज्ञा जारी कर दी कि अगर आदिवासी बहनें, दलित बहनें अगर ये कपड़ा पहन के निकलेगी तो इनको टैक्स देना पड़ेगा। जितना कपड़ा वो पहनती थी उसी के आकार पर उनसे टैक्स वसूला जाता था। तमाम मेरी माँ बहनें जो थी आदिवासी, वो घर से बाहर नहीं निकलती थी कि अगर मैं कपड़ा पहन के निकली तो उनसे टैक्स लिया जाएगा। उनके गुंडे मारकर टैक्स लेते थे। एक बहन थी, एक क्रांतिकारी बहन थी जिसका नाम था नागेरी, और वो अपने एक आदिवासी दोस्त से प्यार करती थी, प्रेम करती थी। और वो जो है साड़ी पहन करके जब निकली तो उनके गुंडे आ गए। उन्होंने कहा तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। नागेरी ने कहा मैं टैक्स नहीं दूंगी। उन्होंने कहा टैक्स देना पड़ेगा। उन्होंने सोचा कि ये इस तरह कपड़े पहन के निकली तो क्रांति जग जाएगी, जो हम आदिवासियों पर, दलितों पर जो है खत्म हो जाएगा। उस नागेरी बहन को टैक्स
देने से मना कर दिया। उन सामंतवादी गुंडों ने उसकी चमड़ी उधेड़ दी नागेली की, लेकिन नागेली ने अपना कपड़ा नहीं उतारा और नागेली ने कहा कि हम कपड़ा नहीं उतारेंगे। उन्होंने कहा तुम्हें स्तन टैक्स देना पड़ेगा। तब नागेली ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगी। और रात के अंधेरे में जाती है, फिर अपने प्रेमी से कहती है, जिससे शादी करती है, कि मैं अब फिर कल कपड़ा पहन के जाऊंगी। उसने रोका कि ये तुम्हें मार देंगे। उसने कहा नहीं, मैं इनको टैक्स दूंगी। और नागेली जब इन अत्याचारियों के दबाव में नहीं आई तो नागेली ने कहा कि इतिहास में नागेली का नाम लिखा जाएगा कि नागेली कोई बहन थी जिसने अपनी दलित बहनों को उनका अधिकार कपड़ा पहनने का दिला दिया। और नागेली आती है, कहती है तुम्हें टैक्स चाहिए। उन्होंने कहा हाँ। उसने उठाया चाकू और अपने स्तर को काट करके केले के पत्ते पर रख दिया, कहा ये लो तुम्हारा टैक्स है। जब उसने अपने स्तर पर रख दिया तब वहां के एक क्रांति लगी, एक खूंखार क्रांति लगी और वो लोग उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा नागेली अमर रहे के नारे लगाते हुए त्रावणकोर के दादा की कुर्सी को हिला दिया और उस दादा की कुर्सी को खत्म कर दिया। वहीं से आप जो है पूरा कपड़ा पहनने का अधिकार पाई। याद रखिए उस नागेली के इतिहास को। जब आप नागेली के इतिहास को याद रखेंगी कभी भी मनवादी ताकतों के सामने आप नहीं झुकेंगी। जमाना बदला, रीति नहीं बदली। वो हर तरह के हथकंडे अपना के आपके साथ जो है भेदभाव करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मैं एक दर्श देके, एक आइडिया देके आपको जाना चाहता हूँ कि आप जो है वोट के समय सही व्यक्ति का चुनाव कीजिए, मनवादी ताकतों के हाथ में मत दीजिए, वरना आप पीछे जाएंगे। तमाम लोग बैठे हैं, ये हमारे भाई साहब कभी फिर कभी प्रोग्राम अनिल भाई रखेंगे तो मैं आपको बहुजन पर 6 घंटे बोलने की ताकत रखता हूँ। 6 घंटे में आपको इतिहास बताऊंगा, सारे नायकों का इतिहास, बहुजन के नायकों का इतिहास बताऊंगा कि अगर आप उनकी कुर्बानियों को जान जाएंगे तो कभी भी मनवादी ताकतों के हाथों में आप नहीं बिकेंगे। आप सच्चे आदमी की पहचान करेंगे, सही आदमी की पहचान करेंगे। आपके बीच में जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड नंबर 30 से ये चुनाव की तैयारी कर रहे हैं आपके भाई है, बहुत ही गंभीर व्यक्ति है। आपको पूरा गांव जानता है। अगर समय आया, कभी भी समय आया तो उस चीज को देखा जाएगा। और अगर आपकी सीट आती है तो अनिल भाई बैठे हुए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव कीजिएगा। सभी समाज के लोग कहना चाहता हूँ, जो समाज की भलाई के लिए काम करे, दलाली न करे, वो बिकाऊ न हो कि जीत जाने के बाद 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, 40 लाख रुपए ले जाके आपके वोटों को सौदा कर दे। एक अच्छे समाज के व्यक्ति का चुनाव कीजिएगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके कांधे से कांधा मिला करके जहाँ भी मुस्लिम समाज में, दलित समाज में जहाँ भी मेरी जरूरत होगी, रात को 12 बजे मैं आपको जिताने का काम करूंगा। एक अच्छी व्यक्ति की पहचान कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर कहना चाहता हूँ, बाबा साहब के बताए हुए सिद्धांतों पर चलने की कोशिश कीजिए, उनका अनुसरण कीजिए। आपके महापुरुषों ने जो आपको बताया उससे सीख लीजिए और आगे बढ़िए। जय भीम, जय हिंद, जय भारत। आइए, हाँ भैया कुछ कह रहे हैं।